जय हिंद दोस्तों, मिशन राजगीर यूट्यूब चैनल में मैं नितेश यादव आप सभी का स्वागत करता हूं। तो चलिए हम लोग आज का डिस्कशन शुरू करते हैं। यह जो है 50 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज चल रहा है, जिसका ये आज दूसरा दिन है। जो बिहार दरोगा, बीपीएससी टीआरई 4.0, बिहार एसएससी और रेलवे के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए हम लोग डिस्कशन शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। भरूच स्तूप किस राजवंश की कला का सुंदर उदाहरण है? किस राजवंश का है? तो आपका शुंगकालीन स्थापत्य कला का। कौन बनाया था? पुष्यमित्र शुंग। हालांकि देखिए भरूच स्तूप का निर्माण कराया है अशोक, लेकिन भरूच स्तूप के चारों ओर दीवार से बाउंड्री वाल और उसे डिजाइन कराया था किसने? तो पुष्यमित्र शुंग ने। ठीक है। उसके बाद देखिए चोल स्थापत्य, देखिए पूछेगा चोल काल की विशेषता क्या था? स्थानीय स्वशासन। स्थानीय स्वशासन किसकी विशेषता थी? चोल काल की विशेषता थी। चोल वंश को दक्षिण भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है, और वही गुप्त काल को भारत का स्वर्ण युग। भारत का स्वर्ण युग किस काल को? तो गुप्त काल को, लेकिन दक्षिण भारत का स्वर्ण युग चोल काल। ठीक है, चलिए उसके बाद है अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, वेदों का इनमें से कौन सा अंग जटिल शब्दों के अर्थ एवं व्याख्या के लिए प्रसिद्ध है? तो वेदों का कौन सा है? तो निरुक्त। ऑप्शन डी निरुक्त है आपका। यह वेदों का अंग है, और यह जो है जटिल शब्दों का अर्थ और व्याख्या के लिए प्रसिद्ध है। मतलब क्या है? वेदांग है। वेदों को भली भांति समझने के लिए 6 वेदांग की रचना किया गया है, जिसमें तो 4 दिया हुआ है, कल्प, छंद, व्याकरण, निरुक्त, और 2 और कौन सा है? एक शिक्षा, एक ज्योतिष। शिक्षा, ज्योतिष 6 वेदांग है, और लेकिन सबसे महत्वपूर्ण किसको माना गया है? 6 में से शिक्षा को सबसे महत्वपूर्ण माना गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? भारत में पाषाणकालीन शिला चित्रकारी कहाँ पाई जाती है? तो कहाँ पाई जाती है? भीमबेटका में। ऑप्शन बी भीमबेटका में पाया जाता है। और भीमबेटका पूछता है कि भीमबेटका गुफा की खोज कौन किया है? तो डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकनकर ने भीमबेटका गुफा की खोज किया था 1957-58 में। 1957-58 में भीमबेटका गुफा की खोज विष्णु श्रीधर वाकनकर ने किया था। भीमबेटका को 1990 में राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया गया था, और यूनेस्को में शामिल किया गया है भीमबेटका को। कब? 2003 में। भीमबेटका को 2003 में यूनेस्को में शामिल किया गया है। चलिए नालंदा महाविहार को यूनेस्को में कब शामिल किया गया है? याद रखिएगा 2016 में। बिहार का 2 है, एक महाबोधि मंदिर जो बोध गया में है 2002 में, और दूसरा आपका नालंदा महाविहार जो 2016 में यूनेस्को में शामिल किया गया था। एलिफेंटा पूछेगा आपका, एलिफेंटा गुफा कहाँ है? महाराष्ट्र में है। त्रिमूर्ति जो है प्रतिमा किस गुफा में मिलती है? तो एलिफेंटा गुफा में मिलती है, जो महाराष्ट्र में है। देखिए एलिफेंटा गुफा महाराष्ट्र में है, लेकिन एलिफेंटा जलप्रपात मेघालय में है। एलिफेंटा जलप्रपात मेघालय में है, और एलिफेंटा दर्रा तो आपका श्रीलंका में है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या बोलता है। सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त निम्नलिखित साक्ष्यों को उनके प्राप्ति स्थल के साथ सुमेलित करना है। कौन कहाँ से? तो देखिए गोदीवाड़ा लोथल से मिला है। ऑप्शन ए हो जाएगा, एक हो जाएगा। जुता हुआ खेत कहाँ से? आपका कालीबंगा से मिला है। ठीक है। हड़प्पा लिपि के बड़े आकार वाले संकेतों से युक्त शिलालेख, ये जो है ये कहाँ से मिला है? धोलावीरा। ऑप्शन 4 हो जाएगा। हल का टेराकोटा प्रतिकृति, ये कहाँ से मिला है? बनवाली से। ऑप्शन ए 3 हो जाएगा। 1 2 4 3। ठीक है, देखिए 1 2 4 3 पहले देख लेते हैं। 1 2 4 3 ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा इसमें से आपका। देखिए लोथल से और क्या क्या मिला है? लोथल से आपका हाथी दांत पैमाना, सोना का आभूषण, ये सब कहाँ से मिला है? लोथल से। कालीबंगा से और क्या मिला है? लोथल कहाँ है? गुजरात में, और कालीबंगा राजस्थान में है। अग्निवेदी कहाँ से मिला है? कालीबंगा से मिला है। और बनवाली कहाँ है? हरियाणा में है। कछुए का खोल मिला है बनवाली से। और धोलावीरा कहाँ है? गुजरात में है। अब पूछेगा हड़प्पा का सबसे बड़ा स्थल कौन हो गया है? तो आपका देखिए हड़प्पा का सबसे बड़ा स्थल जो है वो पूछेगा, जो है हड़प्पा का सबसे बड़ा स्थल राखीगढ़ी है, जिसका खोज कौन किया था? सूरजभान ने किया था। और विश्व का सबसे बड़ा स्थल हो गया है आपका राखीगढ़ी, नवीनतम खोजों के अनुसार। चलिए अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5।
संत कबीर निम्न में से किसके शिष्य थे? देखिए, संत कबीर किसके शिष्य थे? रामानंद के। ऑप्शन डी, रामानंद के शिष्य थे। ये भी पूछता है आपका जो है ना, कबीर जो है किसके समकालीन थे? तो सिकंदर लोदी के समकालीन थे कबीर। वहीं आपका कबीर का जन्म कब हुआ था? 1398 में वाराणसी के लहड़तारा में हुआ था, और मृत्यु हुआ था 1510 में मगहर में कबीर का मृत्यु हुआ था। चलिए अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। ऋग्वेद की कौन सी एकमात्र शाखा है जो वर्तमान में भी उपलब्ध है? तो साकल। ऑप्शन ए, साकल शाखा जो है वर्तमान में भी यह शाखा जो है उपलब्ध है। ऑप्शन ए हो जाएगा। और ऋग्वेद का देखिए, ये तो शाखा हो गया। अब पूछता है ऋग्वेद का जो है ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है? ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ ऐत्रेय और कौशिकी। ऐत्रेय और कौशिकी आपका किसका ब्राह्मण ग्रंथ है? तो ऋग्वेद का है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। मध्यकालीन भारत का आर्थिक जीवन मुख्यतः आधारित था किस पे? कृषि पे। कृषि पे आधारित था मध्यकालीन भारत का आर्थिक जीवन। दीनपना नामक नगर की स्थापना मुगल बादशाह किसने किया था? तो ये किया थे हुमायूं। हुमायूं ने दीनपना नामक नगर की स्थापना किया था। कब? दीनपना नामक नगर की स्थापना हुमायूं ने 1533 में। 1533 में आपका दीनपना नामक नगर की स्थापना किया। ठीक है, वहीं बात बोलेगा देवरा का युद्ध जो है हुमायूं ने कब लड़ा था? 1531 में। चौसा 1539 और बिलग्राम का युद्ध 1540। देखिए, चौसा 1539, बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध 1540, सरहिंद का युद्ध 1555। यह हुमायूं द्वारा लड़ा गया कुछ प्रमुख युद्ध था। हुमायूं का जन्म कब हुआ था? 1508 में काबुल में हुआ था। चलिए अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या है। जहांगीर का मकबरा निम्न में से किस नदी के किनारे है? तो देखिए, जहांगीर का मकबरा रावी नदी के किनारे। ऑप्शन ए, रावी नदी के किनारे है। लाहौर में पड़ता है, शाहदरा नामक स्थान पे। शाहदरा लाहौर में रावी नदी के किनारे है जहांगीर का मकबरा। देखिए, 3 मुगल बादशाह का मकबरा भारत से बाहर है। एक आपका बाबर का काबुल में है, दूसरा जहांगीर का पाकिस्तान के लाहौर में है, और तीसरा बहादुर शाह जफर का इसका रंगून में है। चलिए उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, नूरजहां के सम्मान में जहांगीर ने किस धातु के बने सिक्के जारी किया था? तो चांदी से बना सिक्के आपका जहांगीर ने जारी किया था। एक तरफ आपका नूरजहां का आकृति और एक तरफ जहांगीर की आकृति था आपका जहांगीर के सिक्के में। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। सुभाष चंद्र बोस द्वारा आज़ाद हिंद रेडियो की शुरुआत किस देश में किया गया था? आज़ाद हिंद रेडियो की शुरुआत जर्मनी में सुभाष चंद्र बोस ने 1942 में किया था। कब? 1942 में। और पूछेगा कि आज़ाद हिंद सरकार का स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने कहाँ किया था? सिंगापुर में 1943 में। आज़ाद हिंद सरकार का स्थापना सिंगापुर 1943 में। ठीक है, और फॉरवर्ड ब्लॉक का स्थापना 1 मई 1939 को सुभाष चंद्र बोस ने किया था। ठीक है, और रेडियो, भारत में रेडियो कब शुरू हुआ है? भारत में जो है ना रेडियो 1927, और ऑल इंडिया रेडियो बोलेगा तो 1936, आकाशवाणी 1957। इंपॉर्टेंट है ये सब। चलिए अगला देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किस स्थान पर समानांतर सरकार का स्थापना हुआ था? देखिए, समानांतर सरकार का स्थापना कहाँ कहाँ हुआ था? आपका बलिया में हुआ था। ठीक है, सतारा में भी हुआ था, और मिदनापुर पश्चिम बंगाल में पड़ता है, यहाँ पर भी हुआ था, लेकिन अवध में नहीं हुआ था। तो 1, 2, 3 हो जाएगा। ऑप्शन कौन हो जाएगा? ऑप्शन सी, 1, 2, 3। देखिए, मिदनापुर को तामलुक भी लिखता है, तामलुक जगह पे हुआ था। तो अगर मिदनापुर ना रहे, तामलुक रहे तो तामलुक भी सही होगा। ठीक है, और वहीं बात करें बलिया से, पूछता है बलिया से कौन बलिया में समानांतर सरकार का स्थापना कौन किया था? चित्तू पांडे। अब बलिया कहाँ है? तो आपका उत्तर प्रदेश। सतारा महाराष्ट्र, मिदनापुर पश्चिम बंगाल में। तीनों जगह आपका समानांतर सरकार का स्थापना भारत छोड़ो आंदोलन के समय हुआ था। ठीक है, अब भारत छोड़ो आंदोलन से पूछता है कि जो है भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जो है सभी बड़े नेता गिरफ्तार हो गए थे। तो रेडियो से कौन नेतृत्व की थी? तो उषा मेहता। उषा मेहता ने आपका बम्बई में भूमिगत रेडियो स्टेशन का स्थापना करके वहीं से नेतृत्व की थी। लेकिन भूमिगत बोलेगा ना, भूमिगत जो है भारत छोड़ो आंदोलन का जो है भूमिगत रूप से किसने नेतृत्व किया था? तो राम मनोहर लोहिया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक शहरी जनसंख्या किस राज्य में है? सर्वाधिक शहरी जनसंख्या अगर बोला जाए तो महाराष्ट्र में। ऑप्शन बी, सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में है। वहीं लेकिन सबसे कम शहरी जनसंख्या बोलेगा तो हिमाचल प्रदेश में है।
सबसे कम है, प्रतिशत में भी सबसे कम हिमाचल प्रदेश का है। और सबसे ज़्यादा प्रतिशत के मामले में, अगर शहरी के मामले में बोला जाए तो गोवा में प्रतिशत के मामले में शहरी आबादी ज़्यादा है। अब भारत में जो है ओवरऑल अगर देखा जाए तो कितना आपका भारत में कुल जो है ना शहरी आबादी जो है 31.6 और ग्रामीण है 68.4। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। निम्नलिखित में से गलत युग्म का पहचान करना है, इसमें से कौन गलत है। देखिए, पंचशील समझौता जवाहरलाल नेहरू ने किया था, सही बात है। यह 29 अप्रैल 1954 में 29 अप्रैल 1954 को पंचशील समझौता हुआ चीन के साथ। लुक वेस्ट पॉलिसी मनमोहन सिंह ने किया था, सही बात है। 2005 में मनमोहन सिंह ने जो है आपका लुक वेस्ट पॉलिसी लागू किया था। सेंट्रल एशिया पॉलिसी मनमोहन सिंह, सेंट्रल एशिया पॉलिसी भी मनमोहन सिंह का है, सही बात है। 2012 में सेंट्रल एशिया पॉलिसी 2012 में। लुक ईस्ट पॉलिसी नरेंद्र मोदी, गलत है। लुक ईस्ट पॉलिसी जो है किसका है, तो आपका नरसिम्हा राव ने लागू किया था 1991 में। नरसिम्हा राव ने आपका क्या लुक ईस्ट पॉलिसी 1991 में जो है चलाया था। ऑप्शन 4 हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। राज्यसभा के संबंध में त्रुटिपूर्ण कथन को पहचानना है। तो देखिए, डॉक्टर एस राधाकृष्णन राज्यसभा के एकमात्र सभापति है जो लगातार 2 कार्यकाल इस पद पर बने हैं। गलत, यही गलत है। ऑप्शन ए होएगा। राधाकृष्णन कभी राज्यसभा के सभापति नहीं रहे हैं। राधाकृष्णन उपराष्ट्रपति रहे हैं और उसके बाद राष्ट्रपति बने हैं भारत के। चलिए उसके बाद आइए दूसरा ऑप्शन बी देख लेते हैं। प्रथम संविधान संशोधन के लिए राज्यसभा का अनुसमर्थन नहीं लिया गया था, सही बात है। क्योंकि आपका जो है ना संविधान सभा ने पहला जो है संविधान संशोधन किया था 1951 में, जो अंतरिम संसद बोल सकते हैं। अंतरिम संसद ने 1951 में आपका पहला संविधान संशोधन किया था। उस समय लोकसभा राज्यसभा नहीं थी। उसका लोकसभा राज्यसभा का गठन कब हुआ था, 1952 में हुआ। चलिए, वर्तमान में संघ राज्य क्षेत्र से 8 सदस्य राज्यसभा में निर्वाचित होते हैं, ये भी सही है। आपका जम्मू कश्मीर से बोलेगा कितना, जम्मू कश्मीर से 4, ठीक है। दिल्ली से 3 और आपका 1 किससे, पुदुचेरी से 1। 4 3 7 1 8 जो है राज्य क्षेत्र जो है संघ राज्य क्षेत्र से आता है राज्यसभा में। चलिए अगला देखते हैं। 3 अवसरों पर राज्यसभा लोकसभा की संयुक्त बैठक आयोजित हुआ है, सही बात है। 3 बार कब 1961 में दहेज के लिए, उसके बाद 1961 के बाद 1978 में दूसरा बार, ठीक है। 1978 के बाद 2002 में फिर संयुक्त अधिवेशन बुलाया गया। 1961 में आपका दहेज के लिए, 1978 में बैंकिंग और 2002 में पोटा के लिए संयुक्त बैठक हुआ है। 3 बार हुआ है अभी तक के इतिहास में। संयुक्त अधिवेशन किस अनुच्छेद में, 108 अध्यक्षता कौन करते हैं, लोकसभा के अध्यक्ष। यह चर्चा किस में, अनुच्छेद 118 में है कि संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस आयोग ने अंतर राज्य परिषद के स्थान पर अंतर सरकार परिषद स्थापित करने की अनुशंसा किया था। तो सरकारी आयोग, याद रखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है। सरकारी आयोग, और सरकारी आयोग का गठन कब हुआ था, 1983 में। सरकारी आयोग का गठन 1983 में, रिपोर्ट दी है 1987 में और रिपोर्ट प्रकाशित हुआ है 1988 में। सरकारी आयोग कितना सदस्य था, सरकारी आयोग 3 सदस्यीय था। कौन कौन, एक तो सरकारिया, दूसरा शिवरमन, तीसरा सेन। सरकारिया, शिवरमन, सेन। चलिए, और अंतर्राज्यीय परिषद का गठन कब हुआ है, 28 मई 1990 को अंतर्राज्यीय परिषद का गठन हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, निम्नलिखित सूची पी को सूची आर अनुच्छेद के साथ मिलान करना है। तो देखिए मिलान कीजिए। सीएजी की नियुक्ति 148 में है, 148 में सीएजी का नियुक्ति। सीएजी के कर्तव्य और शक्ति आपका अनुच्छेद 149 में है। संघ राज्य के खातों का प्रपत्र, संघ राज्यों के खातों का जो है प्रपत्र आपका अनुच्छेद 150 में है, अनुच्छेद 150 में है। और ऑडिट रिपोर्ट करना यह है अनुच्छेद 151 में, ठीक है। 2 हो जाएगा। तो 1 3 4 2 कितना है, 1 3 4 2 ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। हाँ याद रखिएगा। सीएजी का कार्यकाल कितना होता है, 6 साल या 65 साल, जो पहले हो जाए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, सूचना का अधिकार अधिनियम के निम्नलिखित में से कौन सी धारा केंद्रीय सूचना आयोग के कार्य और शक्तियों से संबंधित नहीं है। तो कौन सा संबंधित नहीं है, 25 है, 19 से 18 है। 12 जो है सूचना का अधिकार से संबंधित नहीं है। और सूचना का अधिकार अधिनियम कब आया था, 15 जून, याद रखिएगा 15 जून आपका 2005 में,
छोटा डेट एकदम याद रखिएगा। 15 जून 2005 को सूचना का अधिकार अधिनियम आया है, लेकिन लागू कब हुआ है? तो 12 अक्टूबर 2005 को सूचना का अधिकार अधिनियम लागू हुआ है। ठीक है, आपका 15 जून 2005 को आया था और 12 अक्टूबर 2005 से लागू हुआ है। एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन याद रखिएगा, सूचना का अधिकार अधिनियम लाने में महत्वपूर्ण योगदान किसका रहा था? अरुणा राय का सबसे महत्वपूर्ण ये योगदान रहा था। सूचना का अधिकार अधिनियम लागू करने वाला पहला राज्य बोलेगा कौन है? तमिलनाडु। सूचना का अधिकार अधिनियम लागू करने वाला पहला राज्य तमिलनाडु। चलिए, भारत के संविधान के भाग 21 में अनुच्छेद 371 में कुल कितने राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया है? कुल अगर राज्यों की संख्या देखा जाए तो आपका क्या हो जाएगा? कुल राज्यों की संख्या अगर पहले 12 था, लेकिन जम्मू कश्मीर से विशेष राज्य का जो है दर्जा छीन लिया गया है, तो अब कितना हो जाएगा? 11 हो जाएगा। ऑप्शन ए 11 हो जाएगा। इसमें जो है ना क्रम पूछ देता है। देखिए 371 में बोलेगा तो आपका गुजरात और महाराष्ट्र, 371 का ए बोलेगा तो नागालैंड, 371 बी असम, सी मणिपुर, डी आंध्र प्रदेश, ई आंध्र प्रदेश विश्वविद्यालय, एफ में सिक्किम आ जाएगा, जी में आ जाएगा आपका अरुणाचल प्रदेश, नहीं सॉरी जी में आ जाएगा मिजोरम और एफ में आएगा अरुणाचल प्रदेश। एक सेकंड गड़बड़ हो गया, सॉरी। देखिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। नागालैंड 371 का ए, असम 371 का बी, मणिपुर 371 का सी, आंध्र प्रदेश 371 का डी, आंध्र प्रदेश विश्वविद्यालय 371 का ई और सिक्किम 371 एफ, 371 का एफ होगा सिक्किम। और जी हो जाएगा मिजोरम और एच हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश, जी हो जाएगा गोवा। एक सेकंड, इसमें जो है थोड़ा सा आप लोग देख लीजिएगा। चलिए इसको थोड़ा देख लीजिएगा आप लोग। अंतिम है कर्नाटक, 371 का जे है। ठीक है, चलिए उसके बाद अगला देखते हैं। उपराष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन के संबंध में जो है कौन सा इसमें जो है पूछ रहा है क्या है? तो संविधान पूर्णतः मौन है। संविधान जो है पूर्णतः मौन है किसके बारे में? उपराष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन के संबंध में। ठीक है, और क्योंकि राष्ट्रपति का पुनर्निर्वाचन का चर्चा है, लेकिन उपराष्ट्रपति का पुनर्निर्वाचन का चर्चा नहीं है। चलिए, राष्ट्रपति का पुनर्निर्वाचन अनुच्छेद 57 में है। अगला देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, एल्ब नदी और राइन नदी किस महासागर में अपना जल गिराती है? एल्ब नदी और राइन नदी किस सागर में जल गिराती है? उत्तरी सागर में। ऑप्शन ए उत्तरी सागर में। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में मरुस्थलीकरण की समस्या न्यूनतम है? मरुस्थलीकरण की समस्या न्यूनतम है यूरोप में। यूरोप में नाम मात्र का मरुस्थल है ही नहीं, मतलब यूरोप को प्रायद्वीप किसको कहा जाता है? यूरोप को। ऑस्ट्रेलिया में ज्वालामुखी नहीं है, एक भी ज्वालामुखी नहीं आता है। और द्वीपीय महाद्वीप किसे कहा जाता है? ऑस्ट्रेलिया को। एशिया को सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है? तो एशिया महादेश को कहा जाता है। आंध्र महादेश अफ्रीका को कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। भारत में ओरांग टाइगर रिजर्व कहाँ है? ओरांग टाइगर रिजर्व बोले नेमेरी, मानस, रायमोना, डिब्रू सोखोया, ये सब कहाँ है? असम में है। ऑप्शन सी असम में। तेलंगाना में याद रखिएगा कावल पाखल कहाँ है? तेलंगाना में है। हिमाचल प्रदेश में पिन घाटी है, कुगटी वन्यजीव अभयारण्य है, पिन घाटी और कुगटी। महाराष्ट्र में मेलघाट, बोर है, सादरी है, ये सब है। चलिए 24 नंबर आई। परवाल भित्ति से संबंधित निम्न जन अवतरण सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? किसने? चार्ल्स डार्विन ने। ऑप्शन बी डार्विन ने दिया था। 25 सही है। समुद्री जल लवणता में विश्वव्यापी भिन्नता का सही औसत परिसर या रेंज निम्नलिखित में कौन सा है? तो 34% से 37%। ऑप्शन ए 34 से 37% है समुद्री जल में लवणता। चलिए उसके बाद देखते हैं सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। कौन सा धार्मिक समुदाय कितना % है जनसंख्या 2011 में? तो देखिए आपका ईसाई है 2.3 ईसाई है। बौद्ध है 0.7, बौद्ध कितना? 0.7। सिख है आपका 1.72, सिख है 1.72। जैन है 0.4, जैन 0.4। तो 3 4 1 2
3 4 1 2, ऑप्शन क्या हो जाएगा सी, 3 4 1 2। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, किसी वस्तु का विस्थापन होता है, किसी वस्तु का विस्थापन होता है आपका, तो धनात्मक हो सकता है, ऋणात्मक, शून्य, सभी हो सकता है, ऑप्शन डी हो जाएगा सभी। किसी पीले कागज को लाल किरणों में से गुजारने पर अग्रलिखित में से कौन सा रंग प्राप्त होगा, कौन सा रंग इसमें से प्राप्त होगा, तो काला रंग। पीले कागज को लाल किरणों से गुजारने पर रंग काला दिखाई देगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 हम लोग देखते हैं, यदि पृथ्वी को घूमने की गति, घूर्णन गति बढ़ा दी जाए तो भूमध्य रेखा पे पिंड का वजन क्या होगा, घट जाएगा, ऑप्शन बी घट जाएगा। चलिए 30 नंबर, जल गैस मुख्यतः किसका मिश्रण है, जल गैस मुख्यतः किसका मिश्रण है, तो बताना है कि हाइड्रोजन और कार्बन मोनोऑक्साइड का मिश्रण है जल गैस, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 31, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। देखिए आपका CNG में क्या होता है, मीथेन, इथेन, हाइड्रोजन होता है, ऑप्शन 3 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 3 मिला दीजिए। कोल गैस में हाइड्रोजन, मीथेन, कार्बन और हाइड्रोजन होता है, मीथेन, कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, 4 हो जाएगा। LPG में ब्यूटेन और प्रोपेन होता है, 2 हो जाएगा। भाप अंगार गैस में कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन होता है, 3 4 2 1, 3 4 2 1 कहाँ है, ऑप्शन सी में 3 4 2 1। चलिए अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, 32 सही, निम्नलिखित प्रक्रमों में से कौन सा एक रासायनिक अपक्षयन का भाग नहीं है, रासायनिक अपक्षयन का भाग कौन नहीं है, लवण क्रिस्टल विकास, ऑप्शन बी हो जाएगा। बाकी जलयोजन, उपचयन, विलयन ये सब है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए क्या बोलता है, निरापद दिया सलाई के विनिर्माण में लाल फास्फोरस का उपयोग होता है, ऐसा इस तत्व के कारण होता है कि, आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। साधारण तापमान पर यह फास्फोरस की अन्य किस्मों से कम अभिक्रियाशील होता है, यही हो जाएगा आंसर। चलिए अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 34। बेकिंग सोडा के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है, तो देखिए इसका प्रयोग सोडा अम्ल में अग्निशामक में किया जाता है, यह सही है। यह भोजन पकाने की क्रिया को तीव्रतर करने के लिए मिलाया जाता है, यह भी सही है। यह एक संचारी क्षारक है, यही गलत है, संचारी क्षारक नहीं। यह आमाशय में अम्ल के अधिक को निष्प्रभावी करता है, यह भी सही है। और बेकिंग सोडा को खाने वाला सोडा या सोडियम बाइकार्बोनेट कहते हैं इसको, और इसका pH मान 8.4 होता है। चलिए अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 35। mRNA वैक्सीन का संबंध निम्न में से किससे है, कोरोना वायरस से। mRNA कोरोना वायरस से संबंधित है। M मतलब मैसेंजर राइबोन्यूक्लिक एसिड हो गया। और भारत को पोलियो मुक्त कब घोषित किया गया था, 2014 में आपका WHO ने भारत को पोलियो मुक्त घोषित किया है। हालांकि पोलियो कार्यक्रम भारत में 1961 में ही शुरू हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36। फेफड़े के आवरण को क्या कहा जाता है, फेफड़े के आवरण को फुसफुस झिल्ली, ऑप्शन सी हो जाएगा, फुसफुस झिल्ली कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 37। निम्नलिखित में कौन सा पाचक एंजाइम है, पाचक एंजाइम टाइलिन हो गया, ट्रिप्सिन, पेप्सिन, सभी हो जाएगा पाचक एंजाइम। चलिए क्वेश्चन नंबर 38। पशुओं को दिया जाने वाला दर्द निवारक भारत में गिद्धों के लगभग विलुप्त होने के लिए उत्तरदायी है, उसका नाम क्या है, डाइक्लोफिनेक, ऑप्शन डी होगा। और यह गिद्ध संरक्षण भारत में कब आया था, 2006 में आया है। क्वेश्चन नंबर 39 सही। निम्नलिखित में कौन सा एक स्वापक पीड़ाहारी मतलब नार्कोटिक एनाल्जेसिक औषधि है, कौन है, तो आपका मॉर्फिन, ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40। मानव शरीर में इंसुलिन इनमें से कौन सा कार्य करता है, इंसुलिन का कार्य क्या है, यह नियंत्रित करता है कि शरीर को ग्लूकोज एवं वसा का उपयोग और संग्रहण कैसे करना है, यह कार्य किसका है, तो आपका इंसुलिन का है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41। मेगालोब्लास्टिक एनीमिया किस विटामिन की कमी के कारण होता है, तो यह होता है आपका विटामिन B9 और B12 की कमी से, ऑप्शन डी हो जाएगा दोनों, ठीक है, ऑप्शन दोनों हो जाएगा। B9 और B11 को फोलिक एसिड भी कहते हैं, फोलिक एसिड मतलब रासायनिक नाम है, B9 बोलिए चाहे B11 एक ही होता है। और विटामिन B12 का रासायनिक नाम साइनोकोबालामिन है। क्वेश्चन नंबर 42 देखिए। जिन पौधों में संवहन ऊतक नहीं होता है उन्हें खाली स्थान के तौर पर जाना जाता है, उन्हें ब्रायोफाइटा कहते हैं, ऑप्शन बी। अब ब्रायोफाइटा को आपका उभयचर कहा जाता है।
और सबसे बड़ा पादप जगत में सबसे बड़ा संघ कौन सा है? थैलोफाइटा होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 आइए। रस संवेदग्राही खाली स्थान के संसूचन के लिए उत्तरदायी है। इसके लिए स्वाद के लिए, स्वाद के लिए जो है रस संवेदीग्राही जो है संसूचन के लिए उत्तरदायी है। 44 निम्न में से कौन सा अजैविक घटक है? अजैविक घटक का उदाहरण नहीं है, तो देखिए नहीं कौन सा है? हरा पौधा। हरा पौधा क्या है? जैविक घटक का उदाहरण है। जिसमें जीवन होगा वो जैविक घटक, जिसमें जीवन नहीं होगा अजैविक घटक। जैसे अजैविक घटक में जल, मृदा, सूर्य प्रकाश, ये सब आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 हमारे शरीर में वसा संचायक ऊतक कौन सा है? वसा संचायक ऊतक देखिए बताना है तो एडिपोज ऊतक, ऑप्शन डी हो जाएगा। एडिपोज ऊतक जो है वसा संचायक ऊतक है। क्वेश्चन नंबर 46 प्रजनन की सबसे पुरानी विधि कौन सी है? देखिए प्रजनन का सबसे पुरानी विधि है वरण या चयन, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 46 हो गया। 47 भारत में बेरोजगारी के आंकड़े प्रकाशित करता है। कौन प्रकाशित करता है? राष्ट्रीय प्रतिदर सर्वेक्षण कार्यालय, ऑप्शन बी। ठीक है, यही मतलब अब NSO बन गया है। पहले CSO का देखिए, पहले NSSO का स्थापना हुआ था 1950 में, फिर CSO का स्थापना हुआ 1951 में, और NSSO और CSO को मिलाकर NSO कर दिया गया कब? 2019 में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 RBI की ओपन मार्केट ऑपरेशन खुले बाजार की क्रियाएं किसी खरीद और बिक्री को संदर्भित करता है? तो सरकारी ऋण पत्र, ऑप्शन डी सरकारी ऋण पत्र को। चलिए वन निम्न में से किसके द्वारा वातावरण में नमी को बढ़ाते हैं? किसके द्वारा वन जो है वातावरण में नमी को बढ़ाते हैं? वातोत्सर्जन के द्वारा, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए अंतिम क्वेश्चन दक्षिणी ध्रुव का खोज किसने किया था? देखिए दक्षिणी ध्रुव का खोज एमंडसन ने, और कहाँ का था? नॉर्वे का था। कब खोज किया था? 1911 में किया था। और रॉबर्ट पीरी ने उत्तरी ध्रुव पे पहुँचने वाला पहला व्यक्ति रॉबर्ट पीरी 1909 अमेरिका का था। तस्मान ऑस्ट्रेलिया की खोज किसने किया था? ओवल तस्मान और कैप्टन कुक ने ऑस्ट्रेलिया की खोज किया था। और वो विशेष राज्य का दर्जा वाला जो है फिर से क्लियर कर देते हैं। सबसे पहले 371 में आपका गुजरात महाराष्ट्र, 371 का ए में बोलेगा तो नागालैंड, 371 का बी में असम, 371 का सी में मणिपुर, 371 का डी में आंध्र प्रदेश, 371 का ई में आंध्र प्रदेश विश्वविद्यालय, एफ में सिक्किम, और जी में है मिजोरम, और एच में है अरुणाचल प्रदेश, और आई में गोवा। ठीक है, आई में गोवा और जे में कर्नाटक हो जाएगा। जे में कौन हो जाएगा? कर्नाटक हो जाएगा। चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। और पसंद आया तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।